शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। अरे अरे, एक मिनट, अब आप भी यही सोचने लगे कि हाँ, लड़कियों को कितना सब एडजस्ट करना पड़ता है। बात तो सही है, लेकिन शादी बस लड़की की थोड़ी होती है भाई। लड़का भी तो शादी करता है, लेकिन उनके संघर्ष के बारे में कोई कभी बात ही नहीं करता। अब आप कहेंगे कि अब लड़की को क्या बदलाव झेलना पड़ता है, उसे क्या दिक्कत आ सकती है भला, वो तो अपने घर में ही है, उसे तो कुछ बदलना नहीं पड़ता। तो आइए आज देखते हैं कि शादी के बाद हमारे अनुज बाबू की क्या हालत हो रही है। अनुज, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जा रही है, तुम कहो ना मम्मी जी से कि प्लीज मैं सूट पहन लूं। अरे पर तुम ये साड़ी पहन क्यों रही हो? मम्मी जी ने कहा कि आज वो हम दोनों को कुलदेवी के मंदिर लेकर जा रही हैं, इसलिए वहाँ साड़ी ही अच्छी लगेगी। पर मुझसे तो साड़ी संभाल ही नहीं जाती, प्लीज तुम मुझसे कहो ना। मैं कहूंगी तो मेरी बात का बुरा मान जाएंगी। ठीक है, रुको मैं बात करके आता हूँ। अरे अनुज, तो आ गया? वो रीना तैयार हुई कि नहीं? हाँ, बस वो हो रही है माँ। मैं ये कह रहा था कि अगर रीना साड़ी की जगह सूट पहन ले तो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तो उसने तुझे भेजा है अपना सेनापति बनाकर। ये आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, साड़ी पहनना ही नहीं चाहती। अरे नहीं माँ, रीना ने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं खुद ही आ गया था। वो मुझे लगता है कि सूट में वो ज्यादा अच्छी लगती है। रीना बेचारी तो कब से कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं तो मम्मी जी की पसंद का ही पहनूंगी। हाँ, तो पहनने देना उसे। कुलदेवी के मंदिर में साड़ी ही अच्छी लगती है। हमारे खानदान की सारी बहुएं साड़ी ही पहन के वहाँ आती है, उसे साड़ी ही पहनने दे। ठीक है माँ, फिर मैं जाता हूँ। हाँ, और दोनों जल्दी तैयार होकर आओ, चलो। अनुज रीना की बात समझाने के लिए अपनी माँ के पास तो जाता है, लेकिन वो मानती नहीं। अब वो सोचता है कि रीना से ये बात कैसे कहे। रीना से कहूंगा कि माँ नहीं मानी तो वो माँ के लिए भला बुरा सोचने लगेगी, फिर दोनों के बीच बहस हो जाएगी। क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ इन दोनों को कि दोनों खुश रहे। अरे आप आगे, क्या कहा मम्मी जी ने? हाँ, वो तो मान गई कि जैसा बहू को सही लगे। सच? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं सूट पहन लेती हूँ। हाँ, लेकिन पता है, मेरा एक सपना था कि मेरी पत्नी यशराज की फिल्मों की तरह साड़ी पहने और मैं उसे शाहरुख खान की तरह गुलाब के फूलों का गुलदस्ता दूं। हाँ, लेकिन तुम्हें अब साड़ियाँ पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, पहन लो सूट। गुलाब के फूलों का गुलदस्ता? अगर मैं साड़ी पहनकर गुलदस्ता लिए फोटो रखूंगी तो मेरी सहेलियां कितनी जल जाएंगी। सुनिए ना, मैं सोच रही हूँ मैं साड़ी पहन लेती हूँ, वैसे भी मैं साड़ी में ज्यादा सुंदर लगती हूँ। वही तो बात है, सच में तुम ना साड़ी में कमाल की लगती हो। तो मैं तैयार हो जाती हूँ साड़ी पहनकर। अनुज ने अपनी माँ और बीवी के बीच की सिचुएशन को जैसे तैसे संभाल लिया, जिसमें उसके पसीने छूट गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ऐसे किस्से तो उसके घर में रोज होते थे, जिनके बीच वो सैंडविच की तरह दब जाता था। दाल चावल तो आज बहुत अच्छे बने हैं, सच में खाकर मजा ही आ गया। मुझे पता था तुझे मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने स्पेशली तेरे लिए बनाया। वैसे मैंने आज खीर बनाई है। अरे वाह, खीर? ये ले, थोड़े और दाल चावल खा ले बेटा, तुझे पसंद है ना? नहीं नहीं माँ, दाल चावल और खाऊंगा तो खीर खाने के लिए जगह नहीं बचेगी, मैं अब खीर खाऊंगा। अरे खा लेना दाल चावल, अभी तूने खाए ही कितने हैं, आधा पेट भी नहीं भरा तेरा। ले ले बेटा। नहीं नहीं माँ, सच में मैंने खा लिया। रीना लाओ खीर दो मुझे। हाँ, ये लीजिए। कैसी बनी है? बहुत अच्छी है, आओ तुम भी खाओ। माँ तुम भी बैठो, ये लो प्लेट। मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। मुझे भी। अरे अब इन दोनों को क्या हो गया, मुंह फुला लिया है दोनों ने, अब फिर से दोनों को मनाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुझे क्या पड़ी है, अब तेरी बीवी जो आ गई है, अब तुझे उसकी पड़ी रहती है, मेरे बारे में तू सोचता कहाँ है? ऐसी बात नहीं है माँ, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तो तूने दाल चावल क्यों नहीं खाए? अरे माँ, मैंने पेट भर के दाल चावल खाए, तुम्हें तो पता है मुझे तुम्हारे हाथ के दाल चावल कितने पसंद है। पर अब रीना का भी मन रखना जरूरी है ना माँ, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं खीर नहीं खाता तो उसे कितना बुरा लगता। तुम तो मेरी प्यारी माँ हो, इतनी समझदार हो, तुम ऐसे रूठोगी तो कैसे चलेगा? अरे बस बस बस, अब मस्का मत लगा। अरे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, तुम जानती हो माँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब चलो मान जाओ और खाना खा लो। ठीक है, अब तू इतना मना रहा है तो ठीक है। अनुज अपनी माँ को मनाकर रीना के पास आता है, जिसका भी मुंह उतरा हुआ था।
अरे का हो गया हमारी फूल जैसी बीवी को? तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? बस अब ये मीठी मीठी बातें मत करिए। दाल चावल और भी पड़े हैं, कहो तो लेकर आऊं आपके लिए। अरे तुम अभी तक उसी बात को लेकर रूठी हुई हो। आपको मम्मी जी के हाथ का ही खाना पसंद है ना? उनकी तारीफ तो आप बिना पूछे ही कर देते हैं, और मुझे तो पूछना पड़ता है अच्छा बना है या नहीं बना। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। आज के बाद निवाला खाते ही सबसे पहले तुम्हारी तारीफ करूंगा, ठीक है? अब ये रूठना छोड़ दो जाने मन, प्लीज 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 प्लीज। नहीं, मुझे नहीं आना आपकी बातों में। अरे तुम तो समझदार हो, माँ की अब उम्र हो गई है, उनको भी तो देखना जरूरी है ना। देखो तुम मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। अब ये रूठना छोड़ दो, चलो खाना खा लो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ छोले भटूरे खिलाने, ठीक है? सच? ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। कितना मुश्किल है ये शादी के बाद सब कुछ संभालना। शादी के बाद बस रिश्ते नहीं बदले थे, लेकिन उनके खर्चे और जवाबदारियां भी बढ़ गई थी, जिसे निभाने के लिए अनुज दिन रात मेहनत कर रहा था। अरे इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? ऑफिस? अब हाँ, वो जल्दी जाना होगा। 3 घंटे और काम करूंगा तो प्रमोशन भी जल्दी होगा और पगार भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और रात को भी जल्दी आ पाऊंगा। आप दोनों के साथ भी वक्त मिल जाएगा। और सुन, आते वक्त ना मेरे लिए घुटनों की दवाई लेते आना, बहुत दर्द हो रहा है आजकल घुटनों में। हाँ हाँ, माँ लेकर आऊंगा। रीना तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है। हाँ वो मैं भी कर देता हूँ, हो जाएगा। आप दोनों को और भी किसी चीज की जरूरत हो तो लिस्ट भेज दीजिएगा। सुनिए ना, आज रात को मुझे कहीं बाहर ले चलिए ना, मेरा आज कहीं बाहर जाने का बड़ा मन है। हाँ, पर उससे पहले मुझे मंदिर छोड़ते हुए जाना। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि शाम को आ जाऊं, फिर आप दोनों को बाहर ले चलूंगा। शादी के पहले जो लड़का दोस्तों के साथ घंटों तक भटकता है, आज वो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। शायद इसे ही जिम्मेदारी कहते हैं, और समाज के हर लड़की की कहानी होती है जिन्हें कोई नहीं देख पाता। इसके बाद भी अगर घर में सास बहू के बीच कुछ अनबन होती है तो समाज और बाकी सब लड़के को ही कसूरवार मानने लगते हैं। अरे क्या हो गया आप दोनों को? आज किस बात पे लड़ रही हैं? अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता? क्या हुआ रीना? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मम्मी जी से पूछिए आप। वैसे भी मेरी इस घर में सुनता कौन है? अरे कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? अरे मैंने मम्मी जी से कहा मैं दाल के तड़के में राई डालती हूँ, तो मुझसे कह रही है नहीं नहीं इसमें तो जीरा ही डलता है, तुम्हें पता नहीं है। तो मैंने गलत क्या कहा? तभी तो मेरी दाल इतनी अच्छी बनती है ना। अनुज, तुझे तो मेरे हाथ की ही दाल पसंद है ना? हाँ हाँ, आप भी कह दीजिए, आपको अपनी माँ की हर बात सच लगती है। वैसे भी मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के घर, एक वही है जो मेरी सुनते हैं। अरे रीना मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ, तू भी जा अपनी बीवी को मना। अब तो तुझे वही सही लगती है ना, माँ का क्या है, वो तो बूढ़ी हो चुकी है। अरे बेटा, घर में सब कुछ संभाल के चलना चाहिए, माँ को दुखी थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, इस उम्र में उसका है ही कौन। अनुज, तुझे तो समझना चाहिए। एक तरफ समाज था जो अनुज को सही बेटे होने का ज्ञान दे रहा था, दूसरी तरफ उसके सास ससुर थे जो उसे एक अच्छे पति बनने की सलाह दिए जा रहे थे। देखिए दामाद जी, हमने बेटी को आपके भरोसे भेजा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसकी देखभाल करें। हाँ, अब उस घर में एक आप ही तो हैं उसके अपनी, आप भी उसे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे पति के रूप में रीना का साथ देंगे। हाँ जा बेटी, अब हमने दामाद जी को समझा दिया है, जा मेरी लाडो। चलो रीना आओ। माँ को मनाया नहीं और बीवी को मना कर ले आया, सही है बेटा। सबसे पहले तो उन्होंने आपसे ही बात की थी ना। हाँ, शादी के बाद माँ की बात सुनता कौन है, बेटे पराये ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, शादी के बाद पति माँ के राजा बेटा ही रहते हैं, ऐसा कहिए। बस बस बहुत हो गया, अब मुझे सांस तो लेने दो थोड़ी सी। आपने कभी सोचा है कि हमारी क्या हालत होती होगी शादी के बाद? कितनी जिम्मेदारी आ जाती है लड़कों पर। नौकरी पर ध्यान दो, लेकिन बीवी और माँ को भी वक्त दो। दोनों के बीच अनबन ना हो इस चीज का भी ध्यान रखो। दोनों को बुरा ना लगे ऐसा काम करो। समाज वाले तो बस ज्ञान देते हैं कि बीवी को संभालो, माँ पर ध्यान दो, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि कितना मुश्किल होता है हमारे लिए सब कुछ संभालना। सब लोग लड़की के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन कभी किसी ने पतियों के बारे में सोचा है कि हम भी शादी के बाद कितना एडजस्ट करते हैं। हमारी हालत भी बुरी हो सकती है। मुझे माफ कर दीजिए,
मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, हम बड़ों को भी समझना चाहिए। अनुज तू सही कह रहा है बेटा। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों तेरी परेशानी नहीं खुशी बने। थैंक यू माँ। माफी तो मैंने भी मांगी, मुझे तो आपने थैंक यू नहीं कहा। वैसे तो मुझे भी मनाने पहले नहीं आया था, तुझे आया था। इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। लीला जी अपनी बहू को आज फिर आंगन में खड़े होकर डांट रही हैं। अरे क्यों री? सिया तुझे मना किया है ना, मिसेस गुप्ता से बात मत किया कर। तू बच्ची है, अभी तुझे नहीं पता कि किससे कैसी बातें करनी है। वो मिसेस गुप्ता इधर की बात उधर करने में 2 मिनट भी नहीं लगाती। चुगलखोर कहीं की, तेरी बचकानी बातें 2 की 4 बनाकर सबको सुनाती फिरेगी। इतने में बाबूजी भी आ जाते हैं आंगन में। चिल्ला क्यों रही हो? बहुत समझदार है, जानती है सब कैसे किससे क्या बात करनी है। अरे तुम्हें नहीं पता कुछ। सुनते सुनते सिया जाती है और किचन से मेज पर लाकर नाश्ता लगाने लगती है। नाश्ता देखकर लीला जी फिर सुनाने लगती हैं। अरे फिर बना लिए ये नूडल्स और पास्ता। अरे तू बच्ची है बहू, पूरी बच्ची है, तुझे यही बच्चों वाली चीजें ही पसंद आती है। बाबूजी वही नाश्ता देखकर खुश हो जाते हैं और झट से बैठकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन शाम के वक्त सिया छत से कपड़े लाकर कुर्सी पर रखकर पड़ोस वाली मीरा आंटी की आवाज सुनकर उनसे तड़का लगाने के लिए मीठा नीम लेने चली जाती है, क्योंकि लीला जी को करी में मीठे नीम का तड़का बहुत पसंद है। पर कपड़े कुर्सी पर देख लीला जी को मौका मिल जाता है असली तड़का लगाने का। सिया के वापस आते ही लीला जी फिर से शुरू हो जाती हैं। अरे कपड़े तय करके रखे जाते हैं और यहाँ हमारी बच्ची ने कुर्सी पर रख दिए। सब काम करने हैं पर बच्चों जैसे आधे अधूरे। पर माँ जी। अरे क्या हर वक्त बच्चों की तरह कभी मीरा के यहाँ कभी मिसेस गुप्ता के यहाँ घूमती रहती है? सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं तो माँ जी की पसंद का ख्याल रखकर ही मीरा आंटी के यहाँ गई थी। हर काम में हर जगह माँ जी को तो मैं बच्ची ही लगती हूँ। कब से सुन रही हूँ यही सब। लगता है माँ जी को पता नहीं है बच्चे होते कैसे हैं। बताना पड़ेगा। अगले दिन लीला जी का बर्थडे है और 60 साल की लीला जी बर्थडे पार्टी के लिए बड़ी उत्साहित है। अरे शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, सब मेहमान आ रहे हैं। सिया उसके लिए बड़ों की तरह तैयार होना, बच्ची तो तुम हो ही। बहुत अच्छे से सजूंगी माँ जी, बहुत अच्छे से। शाम होते ही मेहमानों का आना शुरू हो जाता है और सजी सवरी लीला जी बाबूजी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करती हैं। कुछ देर में सिया भी आ जाती है और सभी लोग सिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हुलिया बनाया है तूने? माँ जी, मैंने तो 2 टोटी बनाई, अच्छी लग रही है ना? अरे सिया, जाकर 1 चोटी बनाकर आ, सब देख रहे हैं, हंसेंगे ना मुझ पर। मुझे डांटा माँ जी ने। बाबूजी देखो ना, मुझे डांटा। बाबूजी फोन पर बात करने का नाटक करके वहां से चले जाते हैं। लीला जी बहू से सबका ध्यान हटाने के लिए केक कट करने की बात करती हैं। आइए ना, केक कट करते हैं, आइए आइए सब। सब लोग केक की चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सिया आती है। साइड 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 साइड, अंकल साइड, पी 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 पी। सिया जोर से तालियां बजाने लगती है और लीला जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये माँ जी का हैप्पी बर्थडे केक मिलेगा। आंटी, आपको भी मिलेगा ऐसे। क्या देख लिया? अरे सिया, भगवान के लिए चुप हो जा। क्यों? आज भगवान का भी बर्थडे है क्या?
बाबूजी हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देते हैं और लीला जी केक कट करती हैं। सिया झट से केक का पीस उठाकर लीला जी के चेहरे पर लगा देती है। हैप्पी बर्थडे माँ जी, माँ जी भूत बन गई। देखो सब देखो तो भूतनी, टमाटर डाल भूतनी। लीला जी पर सब हंसने लगते हैं और वो भागकर मुंह धोने चली जाती हैं। जब लीला जी वापस आती हैं तो सिया को फ्लोर पर लेटा हुआ पाती हैं। अरे सिया, क्या कर रही हो तुम ऐसे? इतनी देर में गाना बजने लगता है और सिया डांस करने लगती है। लीला जी जैसे तैसे सिया को उठाती हैं और साइड में ले जाती हैं। अरे सिया, सबके सामने ये क्या लगा रखा है तुमने? माँ जी पाउडर, काजल, देखा मैं सुंदर। ये बोलकर सिया वहां से भागकर मिसेस गुप्ता के पास पहुंच जाती हैं। आंटी आंटी, आप मिसेस गुप्ता हो ना? माँ जी बोलती है आपको इधर उधर सुनाना बहुत पसंद है। मेरे को भी पोएम सुनाने की है। लकड़ी की काठी, टाटे पे गोला। अरे लीला, क्या है ये? इसलिए बुलाया क्या तुमने हमें? इतने में सिया शर्मा अंकल के पास पहुंच जाती है। अंकल, आपके पेट को क्या हुआ? ये तो ढोलक के जैसा फूल गया है। आपके पेट में बेबी है क्या? टपक टप टप, मस्त ढोल बजेगा। शर्मा जी ये सुनकर वहां से चले जाते हैं और सिया खाने की मेज पर बैठे मेहमानों के पास पहुंच जाती है और सबकी प्लेट से खाने लगती है। आंटी, मेरे को गुलाब जामुन खाना है, लेकर आओ ना। तब से खा लियो, जाओ कच्ची। इतने में सिया को एक बच्चे के पास टेडी बेयर दिख जाता है और वो रोना शुरू कर देती है। टॉय टॉय, मेरे को भी चाहिए। सिया जाकर उस बच्चे का टेडी बेयर खींचने लगती है और लेकर भाग जाती है। सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं और लीला जी की इस शैतान बच्ची बहू से तंग आकर आधी पार्टी से ही चले जाते हैं। बस फिर पार्टी में बचते हैं सिया, लीला जी और बाबूजी। अरे बहू, हो गया या बाकी है कुछ? क्यों माँ जी, मैं तो बच्ची हूँ ना, आप ही तो बोलती है माँ जी। अरे समझ गई मैं, कोई बच्ची नहीं हो तुम। बड़ी समझदारी से ये समझाया है तुमने मुझे। सिया बाबूजी को हाई फाइव देती है और इतने में सिया के हस्बैंड श्याम आ जाते हैं और तीनों साथ में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वैसे सासू माँ, बुढ़ापे में भी लोग बच्चे जैसी ही हो जाते हैं ना, तो आप कितने साल की बच्ची हो गई? आला तो पता ले, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। पंजाब के एक गांव में कविता का परिवार रहता था, जहां उसका बेटा डिक्कू अपनी बीवी प्रीतो के साथ रहता। अरे प्रीतो बहू, तूने तो 16 सोमवार रखे होंगे जो मेरे डिक्कू जैसे बेटे नाल ब्याह हुआ तेरा। अरे मेरे नाल ब्याह करने के लिए तो बाहर से रिश्ते आए थे, वो तो डिक्कू को मैं पसंद थी तो मुझे करनी पड़ी शादी। डिक्कू रंगीले अंदाज में गाना गाते हुए कहता है, ओ ये जवानी है दीवानी, ओ मेरी रानी। अरे कल मुहे तेरी जवानी दीवानी हो चुकी हो तो जरा कोई काम धंधा ढूंढ ले और तेरी ये मेकअप की दुकान का खर्चा निकालना शुरू करे। लो जी, मेरे प्यो ने बड़ा मेकअप का सामान दिया है, तुसी मेरी चिंता न करो। दिन भर जो ये घूमते रहते हो ना, उस पर लगाम लगा लो, और वैसे भी मैं तो चली जाना अपने पेके। हाँ और प्रीतो, चल मैं छोड़ देना है। चुप प्रीतो के प्यो, वो क्यों जाएगी? फिर घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? डिक्कू वहां से गाना गाते हुए चला जाता है। डिक्कू ना कोई काम करता न था,
उल्टा सारा दिन घर से बाहर रहता। एक दिन डिक्कू कहता है, और प्रीतो, मुझे एक नया फोन लेना था, लेकिन पैसे नहीं है। मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन यूज करते हैं, ते फेसबुक और इंस्टा में अकाउंट बनाते हैं। प्रीतो अपनी सोने की अंगूठी निकालकर डिक्कू को दे देती है। ओ ए गल, ये लो, तुसी कभी ऐ ना समझना कि तुसी कमाते नहीं हो, तो प्रीतो है ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगी। हाँ। अगले दिन कविता की नजर प्रीतो की उंगली पर पड़ती है। अरे प्रीतो, तेरी अंगूठी कहाँ है? ओ मांडी काम करते वक्त अटकती थी, इसलिए उतार दिया था। कविता प्रीतो की बात मान जाती है। अगले दिन डिक्कू फिर प्रीतो के पास आता है। अरे प्रीतो, वो मेरे दोस्त की बहन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसके पास कोई महंगे कपड़े नहीं है। एलो, इतनी सी बात। वो अलमारी से एक चमकता हुआ सलवार कुर्ता निकालकर डिक्कू को दे देती है। ये लो जी, ए दे देना उन्हें, उन लोगों को भी तो पता चले कि डिक्कू काम भले ना करे, लेकिन दिल बड़ा है। डिक्कू की आदतें अब बदल जाती हैं। वो कभी प्रीतो से कुछ मांगता तो कभी देर तक बाहर रहता और सारा दिन मोबाइल पर घुसा रहता। एक दिन, हाय हाय, मैं लौट गई मांझी, ये बोलकर वो कविता के पास आती है और रोने लगती है। अरे क्या हुआ आलमारा, क्यों मनोज कुमार की शक्ल में मीना कुमारी की आवाज निकाल रही है? अरे माँ जी, तुम्हारे बेटे डिक्कू ने तो घर के बाहर दूसरी लड़की पटा रखी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां डिक्कू आ जाता है। प्रीतो फिल्मी अंदाज में कहती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? धोखा धोखा दे दिया अपनी प्रीतो को। अरे बस कर बस, तेरी ओवर एक्टिंग की खबर बाद में लेती हूँ, लेकिन पहले जरा इस डिक्कू का बैंड तो बजा लूं। और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, हाँ भाई, क्या लगा रखा है? एक फोन में 2 सिम? देख बेटा, ये ठीक नहीं है। माँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, क्या करूं? ये बोलकर डिक्कू वहां से चला जाता है। कविता और प्रीतो सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि तभी कविता को एक आइडिया आता है। डिक्कू थोड़ी देर बाद नीचे आता है जहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। अरे माँ, ये लोग कौन है और तुम इन लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो? अरे आओ आओ बेटा, ये लोग प्रीतो को देखने आए हैं। अब तू तो दूसरी वाली के पास चला जाएगा, तो प्रीतो का मैं क्या करूंगी? अब शादी के बाद जैसी भी हूँ, माँ तो मैं ही हूँ ना। डिक्कू की नजर तभी प्रीतो पर पड़ती है, जो सज धज कर काफी सुंदर लग रही होती है। सुन लो, कान खोलकर, काम ना खराब करना मेरे होने वाले पति पार्ट 2 के सामने। हाँ, पति पार्ट 2? और क्या, अब तुम पार्ट 1 हो तो ये पार्ट 2 ही तो हुआ ना। प्रीतो हंसने लगती है। डिक्कू को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन बेमन से माँ के कहने पर वो वहाँ बैठ जाता है कि तभी लड़का डिक्कू से पूछता है, अरे एप्पल फोन के पुराने वर्जन, जरा ये तो बताओ कि प्रीतो को क्यों छोड़ा? खाना पीना तो बना लेती है ना, लड़ती तो नहीं ना, और सपोर्टिव नहीं है क्या? डिक्कू को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर उसे डांट कर पूछता है, मतलब क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे मतलब चालाक है प्रीतो, तुम्हारी जरूरत में क्या कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी, या फिर वो लड़का आगे कुछ बोलता कि डिक्कू को गुस्सा आ जाता है। ओए ओए, रूम के खटमल वाले बैठ, सुन, उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। प्रीतो एक बहुत अच्छी लड़की है, अपने से पहले मेरे बारे में सोचती है, मेरी हर झूठी बात को भी सच मानती है, और मेरे घर में हंसी खुशी का माहौल भी रखती है। बस बस भाई, अगर इतनी ही अच्छी है तो तू क्यों छोड़ता? अरे क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब नहीं, चलो भाग जाए यहाँ से। अरे डिक्कू, ये भाग जाएगा तो कौन शादी करेगा प्रीतो से? और वो नहीं जाएगी तो नहीं कैसे आएगी? माँ मुझे माफ कर दे, मैं गलत था।
प्रीत तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, निकम्मा तो मैं था, लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ दिया। फिर वो प्रीतो के पास जाता है। मुझे माफ कर दे प्रीतो, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर सारा परिवार पहले जैसे ही खुशहाल हो जाता है। गरबा खेलने के लिए घर की बहू प्रीति थी बेताब। कौन से दिन पहनेगी क्या कर रही थी हिसाब। पहले दिन गुजराती घाघरा चोली पहनूंगी, गुजरात की मिठास, गुजरात का उल्लास, सब मेरे फैन हो जाएंगे, मुझे सब पता है, मजे आ जाएंगे। और दूसरे दिन पंजाबी पटियाला सूट, डांडिया भी करूंगी, गिड्डा भी पाऊंगी, ओए बल्ले बल्ले बल्ले, मुझे सब पता है। अरे प्रीति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने की जरूरत नहीं है। हर प्रदेश के कपड़े पहन के। और पैसे कितने खर्च होंगे, हम तो एक ही ड्रेस में गरबा कर लिया करते थे। सासू माँ, वो आदि मानव की टाइम की बात है, हम है नए तो अंदाज क्यों हो पुराना। आप ना बस मेरे फैशन सेंस से जलती हो, मुझे सब पता है। हाँ देख, तेरे जैसी हाजिर जवाबी तो नहीं दिखा सकती, बस इतना ही कह रही हूँ कि अगर 9 दिन अलग अलग ड्रेस पहनेगी तो ऐसा ना हो कि दिवाली तक हमारा दिवाला ही निकल जाए। आपसे थोड़ी ना मांगूंगी, अपने पति से मांगूंगी। मुझे पता है कि आपके पास पैसे का अता पता नहीं है। हाँ, सब पता है मुझे। अच्छा अच्छा, मुझे ही नहीं पता था। क्या नहीं पता था? यही कि मेरे बेटे ने नोट का झाड़ उगा रखा है। अगर ऐसा ही है, उसके पैसे पेड़ पर उग रहे हैं, तो 9 तरह के ही क्यों, अरे 100 तरह के कपड़े पहनना। प्रीति को लगता है कि वो सब जानती है, इसलिए सास की एक भी बात नहीं मानती है। दिन भर इंटरनेट पे देखती है गरबा की ड्रेस, शाम को अपने पति से भी करती है ड्रेस के लिए बहस। देखिए, ड्रेस पहनूंगी रोज नहीं, हाँ, कभी राजस्थानी घूमर पहन के घूम घूम के डांडिया खेलूंगी, तो कभी बंगाली साड़ी पहन के रंग जमा दूंगी। देखो, पिछले साल ही तो 6,000 की गरबा ड्रेस ली थी, उसमें क्या खराबी थी, वही पहन लो ना। अरे उसकी तो फोटोज है अभी तक फेसबुक पर। सेम ड्रेस पहनूंगी तो स्टेटस क्या होगा मेरा, सब जज करेंगे, मुझे पता है। हाँ, अरे गरबा स्टेटस के लिए करते हैं या मनोरंजन के लिए? गरबा खुशी के लिए करते हैं, और मेरी खुशी है अलग अलग तरह की 9 ड्रेसेस पहनकर गरबा करने में। तुम मुझे ना ड्रेसेस दिलवाई दोगे, मुझे पता है। हाँ हाँ, तुम तो गूगल हो ना, जो तुम्हें सब पता है। अरे नहीं दिलवा पाऊंगा यार, बहुत खर्चा हो जाएगा, समझा करो ना। लॉकडाउन में काम रुक गया था, तो थोड़ा हाथ रोक के खर्चा करते हैं ना। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे पता है। अरे कल जब तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था, तब तो कह रही थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। एक ही दिन में बात बदल दी, नेता हो क्या? देखिए, सुन लीजिए, कश्मीरी कपड़े भी पहनूंगी और मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी भी। इस बार मैं ही बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीतूंगी गरबा में। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे? पूरे 11,000, मुझे पता है। वाह, 50,000 के कॉस्ट्यूम पहनोगी और 11,000 जीत कर लाओगी। वाह जी वाह, क्या फायदे का सौदा है। मुझे पता है। अरे क्या पता है, अक्ल पता भूल गई है क्या तुम्हारी? दिलवाओगे कि नहीं दिलवाओगे, या मैं मायके चली जाऊं? रोज बस जाती है, मुझे पता है। अरे ठीक है, तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो मैं टिकट बुक करवा देता हूँ। वैसे ससुर जी तो दिलवा ही देंगे ना 9 तरह की ड्रेसेस, क्यों? ए, बाप पे मत जाना। ओह ठीक है, सोचूंगा। नवरात्रि में 9 माता को भी खुश करो और एक घर की देवी को भी। मान लेते हैं सास और पति प्रीति की जिद के सामने हार, लेकिन सोचते हैं कि कोशिश कर ले आखिरी बार। अरे बेटा, मेरी तो सुन ही नहीं रही है। आई मी माई सेल्फ और माई सेल्फ ही में ही लगी रहती है, और बोलो तो कहती है कि मुझे सब पता है। अरे माँ, कर भी क्या सकते हैं, समझा ही सकते हैं। उसे खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए कि पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में गुल्लक थोड़ी ना फोड़ देनी चाहिए। और कुछ तो करना पड़ेगा बेटा, वरना बहू घर को कंगाल कर देगी। मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग बोलेंगे कि सास खड़ूस है।
और मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि पति दुष्ट है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, तू कहे तो बता दूं। अरे बता दो ना मेरी माँ, बस ये मत बोलना कि बहू के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुन, मेरा मतलब कान से सुन। माँ और बेटे चलते हैं एक चाल, बहू से पूछेंगे कुछ सवाल। अगर बहू देगी सवालों के सही जवाब तो उसे अलग अलग गरबा ड्रेसेस का मिलेगा खिताब। माँ और मैं सोच रहे हैं कि तुमको 9 दिनों के लिए 9 तरह की गरबा ड्रेसेस दिलवाई देते हैं। मुझे पता था आप मान ही जाओगे, मुझे पता है। अरे बस एक शर्त है। मैं आपकी हर शर्त जीत जाऊंगी, लगी शर्त, मुझे पता है। देखो, जिन जिन जगहों के कपड़े तुम पहन रही हो ना, वहां से जुड़ी कुछ चीजों के जवाब देने पड़ेंगे तुमको। हाँ, और तुम बोलती हो ना तुमको सब पता है, बस इसीलिए पूछ रहे हैं। पटियाला सूट पहनना है तो बताना पड़ेगा कि पंजाब में तुम कैसे हो का क्या जवाब होगा, गुजरात में तुम कैसे हो का जवाब क्या होगा। 9 सवाल है 9 ड्रेसेस के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। केम छो? मामा जा। गलत, मामा जा नहीं, मजामा। ओए की हाल? बल्ले बल्ले शावा शावा। बिल्कुल गलत। अब बताओ, बंगाली में कोई पूछे केमन आछो तो क्या जवाब दोगी? करबो लड़बो जीतबो रे। नहीं नहीं नहीं, आमी तमाके भालोबाशी, मुझे सब पता है। गलत जवाब। अब मराठी में, तू कशी आहेस? झिंग झिंग झिंगाट, झिंग झिंग झिंगाट, झिंग झिंग झिंगाट। अरे तुम्हारे जवाब सुन के आता माझी सटकली। अब तो ड्रेसेस मिलने से रही। क्यों बहू, तुमको तो सब पता है ना? सब पता है कहने वाली बहू को नहीं थी पता सास और पति की चाल, इसीलिए भारी पड़ गए उन दोनों के सवाल। बहू को समझ आया कि अब 9 तरह की ड्रेस का आइडिया हो गया है फ्लॉप, तो उसने किया रोना शुरू नॉन स्टॉप। 9 तरह की ड्रेस तो नहीं पता, लेकिन एक तरह की ड्रेस दिलवा दूंगा अगर तुमने मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दिया। बताओ प्रीति, तुम कैसी हो, इसका क्या जवाब होगा? मैं बेवकूफ हूँ जो ड्रेसेस के पीछे भाग रही थी और बोल रही थी कि मुझे सब पता है। मुझे कुछ नहीं पता है।